चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, बहती है गंगा मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वुजू करके। कमाल है ये मिसरा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, जिनके सामने 5 सवाल करने वाले लोग बैठे हुए हैं और ये सवालात का जवाब दे रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। कोई हम इतना ख़ास इस वीडियो को मौजू शायद ना दे सकें, लेकिन आप जब सुनेंगे तो कमाल है। आइए देखते हैं जवाब क्या दिया प्रतापगढ़ी साहब ने, और इतनी छोटी उम्र में पॉपुलर हो जाना और फिर इंडिया में मुसलमानों के सहारा बनना और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोग हैं उनके सामने दीवार बन के खड़े हो जाना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। स्वागत है, आइए। इमरान जी हमारे 5 एडिटर्स यहाँ पर हैं। राजगोपालन जी हमारे साथ हैं, विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, राशिद किदवई जी हमारे साथ हैं, राम गोपाल जी हमारे साथ हैं और राम कृपाल जी हमारे साथ हैं और कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ हैं। आपका जोरदार स्वागत। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिन मंचों पर आप सुपरस्टार हो चुके थे, वहाँ बड़े बड़े शायर कहते थे और सलाह देते थे कि आप क्या मुझको नवाजेंगे जनाबे आली, सल्तनत तक मेरे इनाम में बिक जाती है। वो सियासत का इलाका है, उधर मत जाना, आबरू कूचाए बदनाम में बिक जाती है। गजल के मन से मना किया जाता है कि सियासत में मत जाना, और आप फिर भी आ गए। हाँ, ये मेरी हिम्मत थी और मुझे ऐसा लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई जो है वो आपको वो तेवर सिखाती है कि आप समाज को अगर बदलना चाहते हैं तो हर उस फील्ड में जा कर के खुद को आजमाइए जहां से आपको लगता है कि समाज को कंट्रोल किया जा रहा है, देश को कंट्रोल किया जा रहा है। मुझे एक वक्त के बाद लगा कि मंच अब जब मंच ही कंट्रोल हो रहा है तो फिर वहां चलो जहां से मंच कंट्रोल हो रहा है, जहां से कलम को कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैंने बुद्धिसेन शर्मा जी को कभी सुना था, उनका एक शेर था कि दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। हम इलाहाबाद में उनका एक शेर ये भी सुन रहे थे तो हम राहत इंदौरी को भी सुन रहे थे कि यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, तो हमको भी सांपों का मंतर आता है। तो हमने सोचा चलते हैं और मंतर आजमाते हैं, तो सियासत की दुनिया में आ गया। एक हमारे साथ एडिटर साहब हैं जिन्होंने इस फैमिली को कवर किया है, काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। विनोद जी, आपका सवाल। फैमिली को नहीं, मैं उस पार्टी को कवर किया है। शो नहीं, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ नज्म लिखी है कोई राहुल गांधी पे या प्रियंका गांधी पे? नज्म मतलब मैंने 4 मिसरे लिखे हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने नज्म लिखी। सवाल नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो सुनाए, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। मैंने 4 मिसरे कहे थे। मैं तरन्नुम में सुनाऊं या तहत में सुनाऊं? तरन्नुम में सुनाओ भाई। तरन्नुम में सुनाना है। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। मैं जो बात कह रहा था कि जो साहस है उनमें, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह, मैं इससे जुड़ा एक वाकया सुनाऊंगा। हम तमाम सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, साल भर पहले की बात है, और हम एक साथ 70 से ज्यादा सांसद डिटेन किए गए
किंग्सवे कैंप थाने में हम सारे लोग रखे गए, उसमें राहुल जी भी बैठे थे। पहली बार राहुल जी ने आज तक कभी मुझे मंच पे नहीं सुना है, और मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने इतनी मुलाकातों में मुझे सांसद बनाया, टिकट दिया, नेता बनाया, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि इमरान तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। यहां जन्म कुंडली निकाली जाती है किसी को कुछ देने से पहले। तो पहली बार उन्होंने, हम सब बैठे थे, ये हुआ कि 4-5 घंटे यहां डिटेन रहना है तो कुछ सब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। कोई गाना सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था, तो मैंने 4 पंक्तियां उनको सुनाई। वो अपने हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। और साहस की बात यह है कि मैं राहुल को अपनी कविता में राहुल कह रहा हूं, राहुल जी नहीं कह रहा हूं, और वह उस कविता को सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। यह खूबी है राहुल जी की। विनोद जी, देखिए, पॉलिटिक्स से संबंध रखने वाले बहुत से शायर, बहुत से कवि हैं। अगर आप साहिर को सुने तो वो भी राजनीति की बात करते थे अपनी कविताओं में। जी, हबीब जालुब तो हाँ, स्टेज से बोलते थे कांग्रेस की एक टाइम पे, इलेक्शन फ्रीडम स्ट्रगल की से पहले। और फैज साहब ने जो शायरी की है, जो लाइनें लिखी हैं, वो दुनिया भर उसको दोहराती है। वो एक रेबेलस शायर थे। आप में रेबेलन की भावना कितनी है? देखिए, मेरी बात सुनिए, जब आप किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी पार्टी में चले जाते हैं तो एक परिधि में बंध जाते हैं। जैसे एक परिंदा होता है ना, एक शायर, वो परिंदा है, वो फिर उसको आपने एक पिंजरे में बंद कर दिया। आप पिंजरे का कर्तव्य निभा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वसीम साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं खुशनसीब हूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं और हिंदी साहित्य से मैंने परास्नातक किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो इलाहाबाद आपको एक अलग तरह की खूबी सिखाता है। वहां के चौराहे, वहां की चाय की दुकानें, हॉस्टल की कैंटीन। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में शामिल होने के बाद मुझे अच्छा लगता है कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों लोगों ने हमेशा एक बात कही कि राजनीति में आ गए हो, लेकिन जो काम पहले करते थे उसको मत छोड़ना। कवि सम्मेलनों में जाओ, मुशायरों में जाओ, लोगों के बीच जाओ। वो आपको मतलब 100% एकदम राजनीतिक नहीं बना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके अंदर का साहित्य जिंदा रहे। और मैं हमेशा से, आज भी मैं उसी तेवर के साथ कविताएं लिख रहा हूं, उसी तरह से पढ़ रहा हूं। जिन मुद्दों पे मैं पहले बोला करता था, सियासत और सत्ता की आंख से आंख मिला करके, मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। मैं लड़के बोल रहा हूं। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जहां भी आपको लगे कि मेरी कलम में धार कम हो रही है, आप मुझे बताइएगा। आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कान पकड़िएगा और कहिएगा कि थोड़ी धार और लाओ, कुंद हो रही है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके पाले में खड़ा मिलूंगा। आपका कर्तव्य है अपने नेताओं का कान पकड़ना भी, बहैसियत शायर। एक बड़े शायर, बड़े हिंदी के कवि होते थे, उन्होंने पंडित जी के मरने के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतना आइकॉनिक फिगर, उनके देहांत के बाद लाइनें लिखी थी। टिक 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 टिकर बोला, पंडित जी नहीं रहे, पर जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे। बड़ा कटाक्ष है ये। आपका उस पर रिएक्शन? जिन्होंने कविता, आप जिन कवि का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके साहस को भी सलाम करूंगा, और कांग्रेस पार्टी और बाद के नेताओं की सहनशीलता और साहित्य के प्रति उनके सम्मान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। आज आप लिख दें तो स्थिति यह है कि कहीं पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं, कहीं कलमकार जेल भेजे जा रहे हैं। उस समय लोग सुनते थे। नेहरू जी कवि सम्मेलनों में जाके बैठते थे और कवि सम्मेलन सुनते थे, सामने से अपनी आलोचना की कविताएं सुनते थे, मुशायरा सुनते थे। मेरे 2 सवाल हैं आपसे इमरान जी। पहला सवाल यह है कि संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि आपकी पार्टी, एक ज़माने में लोग कहते थे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और अब ये राष्ट्रीय पार्टी जाति पे वोट मांग रही है। ये 2 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी जाति पे वोट नहीं मांग रही। आपका पहला सवाल है कि संभल के मुद्दे पे आपका क्या कहना। यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, हम किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूं कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि चर्चा जो है ये हो रही है कि आज पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया, आज ये दिया। जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने,
उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं बहुत भावुक हूं। क्या किसी ने एक संवेदना का शब्द, सत्ता में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द बोला है? 5 लाशें उठी हैं। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था, और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, विजुअल है इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहां बैठ के बात कह रहा हूं। अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? पुलिस जो नैरेटिव बना दे, डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, है ना? इमरान साहब, बीजेपी कह रही इस है, पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है, ये निकल आया, वो निकल आया। यहां आज भी, कल भी संसद में संविधान पे बहस हो रही है और वहां बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा इस पे, मीडिया भी बात नहीं करेगी, राजनीतिक दल भी बात नहीं करेंगे। कितना मतलब, मैं एक बतौर इंसान, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं सवाल पूछता हूं, सत्ता क्यों चुप है? संवेदना के एक शब्द भी क्यों नहीं? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी गए, जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को क्या अब यह भी अधिकार नहीं रह गया है कि वो जाकर के पीड़ितों से मिल सके? मुझे देश से पूछना है, क्यों नहीं मिलने देंगे? क्या छुपाना चाहते हैं? आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, वो पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाह रहे थे। यहां पर बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक लाइन नहीं ले रही, वो ये नहीं बता रही कि आखिर वो है किसके साथ। भाजपा किसके साथ है, सवाल मेरा है। सरकार किसके साथ है? नहीं, वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम मंदिर के साथ। हाथ रख करके कसम खाने वाले लोग किसके साथ खड़े हैं? संविधान के साथ, या किसी धर्म के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जाति के साथ, किसी मजहब के साथ? इंसान के साथ क्यों नहीं? पीड़ितों के साथ क्यों नहीं? योगी जी कह रहे हैं खुलकर कि अगर वहां पर विष्णु का 10वां अवतार होगा तो हम वहां पर उसी के साथ हैं। अवतार हो, उससे किसको इनकार हो सकता है? भगवान का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इंसान का अस्तित्व भी तो स्वीकार करिए सत्ताधीश महोदय। ठीक है, राशिद साहब। इमरान साहब, आप एक बहुत ही लोकप्रिय शायर हैं। आपने राजनीति में कुछ चुनौतियां देखते हुए आप उसमें सामने आए और आप उसको, कांग्रेस ने आपको राज्यसभा में महाराष्ट्र से आपको लेके आई। लेकिन क्या वजह है कि आपने मोहब्बत की दुकान शामिल करी, मोहब्बत की दुकान में आप शामिल हुए और उस बात को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन जब बटेंगे तो कटेंगे की बात आई महाराष्ट्र में और एक है सेफ है, वहाँ जो कांग्रेस का पूरा ये जो मोहब्बत की दुकान थी वो एक तरीके से बैठ गई, फ्लॉप हो गई। आप एक लोगों के बीच में जाते हैं, आपने वहाँ सभाएं भी की थी, लोग भी आए थे, क्या वजह आपको नजर आती है कि आपकी दुकान नहीं चली और बटेंगे वो कटेंगे वो चल गया? बहुत शुक्रिया रशीद किदवई साहब, बहुत सीनियर हैं, कई बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने, राजनीति के बड़े जानकार हैं। देखिए, मैं आया, मोहब्बत की दुकान में शामिल हुआ। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि मैं नफरत की दुकान में शामिल नहीं हुआ, और किसी को भी नफरत की दुकान की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो। मैं मोहब्बत की दुकान की तरफ शामिल हुआ। आपका कहना है कि महाराष्ट्र में वो दुकान क्यों नहीं चली? हाँ, नहीं चली। मैं भी हैरान हूं। मैंने 30 के आसपास सभाएं की। मैं झारखंड में भी चुनाव प्रचार में था और मुझे तो ग्राउंड पे झंडे भी नहीं दिख रहे थे जो पार्टी अभी वहां सत्ता में आई है। सच्चाई है, जो क्राउड उमड़ के आ रहा था, लोग स्वतः जिस तरह से सामने आ रहे थे, हम सब आशान्वित थे। हरियाणा का रिजल्ट तो सत्ता जिनकी आई है उनके लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि हम कैसे जीत गए। हरियाणा में भी मैं चुनाव प्रचार में था, तो कुल मिला के वो रिजल्ट, सब वहां के गांव के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं, मैं चूंकि वहां से सांसद हूं महाराष्ट्र से, वो खुद कह रहे हैं कि भाई पूरे के पूरे गांव ने, अधिकांश लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोगों को वोट दिया, वो वोट गए कहां? ग्रामीण प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर वहां कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है। उन्हें मॉक पोलिंग का जो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था मकरवाड़ी में, वो नहीं करने दिया गया। हम भी हैरान हैं। दूसरी बात यह कि मोहब्बत की दुकान अगर एक बार नहीं खुल सकी या मोहब्बत के फूल अगर मुरझा गए, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पतझड़ के साथ चले जाएंगे। हम फिर से बहारें लाने की कोशिश करेंगे, हम फिर से फूल खिलाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक मुसलसल जंग है, ये नफरत और मोहब्बत के बीच एक जंग है। अगर हम यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, आपका पहला प्यार अगर कहीं से आपसे रूठ जाता है, दूर हो जाता है, तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, नए प्यार तलाशने की कोशिश करते हैं।
2025 संविधान का अमृत वर्ष है। 75 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा होता कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जश्न मनाते, लेकिन संसद में हुआ कुछ और। निशांत जी, मैं युवा हूं और मैं हर दिन 8 घंटे 9 घंटे रोज सदन में मौजूद रहता हूं। 100% मेरी अटेंडेंस रहती है। मैं एक अच्छे सांसद की तरह मैं सीखने और समझने के लिए वहां पे जाता हूं। मैं पिछले 2 दिन से संविधान पे बहस सुन रहा हूं। आप विश्वास करें, मतलब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। गृह मंत्री जी कल भाषण दे रहे थे और जिस अंदाज में उन्होंने अंबेडकर जी को, जिस अंदाज में उन्होंने कहा ना कि आज एक फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। देश के गृह मंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अंबेडकर भगवान ही हैं। भगवान मानता है उनको। इस देश की महिलाओं को जो अधिकार दिया है उन्होंने, वो भगवान जैसा ही है। तो मुझे लग रहा है, आप कह रहे हैं कि जश्न मनाना चाहिए, तो मेरा भी मन करता है कि मैं जश्न मनाऊं। मेरा भी मन करता। 75 वर्ष हम लेके आए थे संविधान को, कांग्रेस पार्टी संविधान लेके आई थी। आप अंदाजा लगाइए कि पंडित नेहरू को 1947 में जो देश मिला था, वहां से उठा करके देश को कहां लेकर के आए। आज आप उन पुरखों को कोसते हैं। एक मिनट, क्या ये अच्छा है? थोड़ा आपको बीच में रोक रहा हूं। इमरान जी, इसके आगे एक मिनट, इसके आगे उन्होंने जो कहा गृह मंत्री ने, सिर्फ उन्हीं का मतलब असेंबली में इसके आगे, बिल्कुल सारे लोग, तो मैं सबका जिक्र कर रहा हूं। इसके आगे गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि ऐसी क्या हो गया था कि अंबेडकर जी को नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ के जाना पड़ा। इसके आगे भी तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं और खाली इस चीज को पकड़ लिया जाता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या उन्होंने एक बार भी प्रशंसा की नेहरू जी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की उन्होंने मौलाना आजाद की? क्या एक बार भी उन्होंने प्रशंसा की महात्मा गांधी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों की? उन्होंने खुलकर कहा कि उनको सभी को एक साथ देखना चाहिए, अंबेडकर जी को किसी एक दल की तरह नहीं देखना चाहिए। सिर्फ अंबेडकर जी, देखिए, जब भाजपा नारा महापुरुषों का भाजपा एकता का नारा लगाती है, तो उसमें क्या उसके जो एकता का नारा है उसमें अल्पसंख्यक हैं कहीं? मेरा सवाल है। और जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको रतन टाटा नहीं चाहिए? एक मिनट, उनका ये कहना है। मेरा ये पूरा कर लेने दें। क्या भाजपा को अगर सिर्फ बहुसंख्यक वाली बात करनी है तो क्या उन्हें रतन टाटा नहीं चाहिए? क्या उन्हें कलाम साहब नहीं चाहिए? क्या उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहिए? क्या उन्हें होमी जहांगीर भाभा नहीं चाहिए? कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? नहीं, कलाम साहब का नाम किसने कलाम प्रपोज किया? साहब भी उसी समुदाय से आते हैं जिनको लेकर के आप जो भाषण देते हैं। कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? हम अब एक मिनट आगे, एक मिनट जी। क्या नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिला? क्या सरदार पटेल की स्टैचू नहीं बनी? निशांत जी, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का अंतर? मैं नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा हूं। आपको अंतर नहीं। आपने कहा ना किसने नाम प्रपोज किया था? नाम प्रपोज किया था उस दौर में अटल बिहारी। आपको लगता है कि यह भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? आपको लगता है? समाजवादी में अगर आपको लगता है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है। नहीं, ये तो हम सेलेक्टिव होके देख रहे हैं। राम कृपाल जी, हाँ। इमरान जी, बहुत अच्छा लगा आपको, मैं सुनता रहा हूं पहले भी। धन्यवाद। एक मेरा बेसिक सवाल है कि जब से आप बात कर रहे हैं तो इस समय जो सत्ता पक्ष है सारी उसकी बुराइयां गिनाते गए और राहुल जी और प्रियंका जी की आपने बहुत तारीफ की। मैं मानता हूं और आपकी किसी बात से मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूं। मेरा यह सवाल है कि इलेक्शन दर इलेक्शन आप अगर राजनीति में हैं तो कोई लक्ष्य होगा। पहली बात तो मैंने कई नेताओं से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि सत्ता में पहुंचना है। दिग्विजय सिंह से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। एक और जयराम रमेश से मैंने पूछा, उन्होंने कहा बीजेपी को हराना है। तो पहली बार तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि राहुल और प्रियंका जी का लक्ष्य क्या है, और अगर लक्ष्य हराना है तो मैं ये पूछ रहा हूं कि बार बार आप इसमें फेल क्यों होते हैं। तो एक चीज रणनीति की गलती है या आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं? कोई कमी तो होगी आप लोगों में ना। ठीक है सर, कि जिसका कारण आप बराबर विफल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका।
मैं बचपन में मुनव्वर राना का एक शेर सुना करता था कि शरीफ इंसान क्यों आखिर इलेक्शन हार जाता है। किताबों में तो ये लिखा है रावण हार जाता है। हाँ, हम इलेक्शन हार जा रहे हैं। लक्ष्य, मुझे लगता है कि राजनीति में आने के बाद सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होता है। बड़े नेता का तो बिल्कुल एक लक्ष्य नहीं होता है। राहुल गांधी जी का लक्ष्य जो है, जो मैं समझ पाया हूं, यह सवाल पूछना भी मुझे लगता है कि समीचीन नहीं था, मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं, लेकिन राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, मुझे लगता है हर राजनीतिक दल का और हर शीर्ष नेतृत्व का एक लक्ष्य होना चाहिए। जो संविधान है देश में, उस संविधान को बचाना और उस संविधान के मुताबिक सत्ता को चलाना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, यह सही है कि जब तक जीतोगे नहीं, सत्ता में आओगे नहीं, संविधान को इंप्लीमेंट कैसे कर पाओगे। लेकिन इसीलिए उस संविधान ने एक प्रारूप भी रखा है ना कि अगर आप सत्ता में नहीं और विपक्ष में है तब भी आप मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हालत यह हुई कि हम जब सुबह बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 2 बजे तक के लिए हाउस को एडजर्न करना पड़ा। ये विपक्ष की ताकत है और विपक्ष इस बार इतना मजबूत है कि कल 1 नेशन 1 इलेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और तुरंत उसे जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम आज विपक्ष में हैं, जो सत्ता पक्ष में है वो कई साल 2 सांसदों के साथ थे, तो ये उतार चढ़ाव, हार जीत आती रहेगी। लेकिन इसी में आपको लोकतंत्र के प्रारूप को सत्ता पक्ष के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। एक केवल एक लाइन का, बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे। ये बात 1990 की है, 34 साल हो गए। तब न तो अमित शाह थे, न नरेंद्र मोदी थे, न आज की बीजेपी थी। 34 वर्ष से आप उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपने सोचा, आज की मौजूदा सत्ता तो मैं मान ले रहा हूं तमाम चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन 34 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम वहां सत्ता में नहीं है, हम ये बात को स्वीकार करते हैं। और कमियां तो जाहिर सी बात है, हम अगर सत्ता में नहीं है, हम राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा सत्ता के करीब नहीं है, तो कमियां तो रही हैं, बुजुर्गों से होती हुई यहां तक आई हैं, उसे सुधारना है। लेकिन हम आपको यह आश्वस्त करते हैं, हाथरस हो, संभल हो, किसी भी पीड़ित परिवार हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, आप जब भी नजर उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जब भी जरूरत पड़ी है ये लोग पीड़ितों के साथ वहां जरूर खड़े नजर आए। ये मैं तथ्य के साथ ये बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री ने एक बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि अगर इतनी इज्जत होती है अम्बेडकर की तो उनकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में कांग्रेस लगाती, बाकी किसी दलों को लगाने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा सवाल मैं ये आपसे कर रहा हूं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली आ रही है? कोई भी चीज होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका रहा। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। गलत क्या है? 10 विजुअल मौजूद है जिसमें राष्ट्रपति महोदय या महोदया, प्रधानमंत्री जी को वही वाला संविधान, जो मतलब कलर से आप संविधान के बुक कवर से आप मतलब तय करेंगे कि ये कौन सा संविधान है। झूठ बोलेंगे सदन में कि राहुल गांधी जो संविधान लेके चलते हैं उसके पन्ने तो कोरे रहते हैं। कल अभी सदन के अंदर बोला है, ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको चेयरमैन साहब ने नहीं कहा। बात क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रतीकों के माध्यम से खेलना चाहती है ना, देश अब समझता है। आप उधर तो दलितों के खिलाफ अत्याचार करवाएंगे। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। आप अत्याचार करवाएंगे और इधर सोचेंगे कि अंबेडकर जी की एक फोटो लगा देंगे तो दलित बहुत खुश हो जाएगा। आप देश के दलितों को मूर्ख समझते हैं। सब जागरूक हो गए हैं, उनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचाना चाहता है। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं हक देना चाहते? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो लगा देने भर से या एक बार नाम उच्चारित कर देने भर से नहीं काम चलेगा। आप देश की जनता जागरूक हुई है और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। जब आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि 370 के मुद्दे पर बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट छोड़ी थी। हमें यह भी बताना पड़ेगा वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट छोड़ने के लिए तैयार थे, वो उससे पूरी इत्तेफाक नहीं रखते थे। कई सारी चीजों पर तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि सामने निकल कर आएंगे अगर आप हिस्ट्री पर जाएंगे। लेकिन एक मिनट, राजगोपालन जी, अच्छा मैं जवाब दूं या आप? अच्छा आप सवाल ओके, ठीक है, ओके, गो आपने तो कविता में जवाब नहीं दिया मुझे, वो फर्स्ट वो दे दी, मैं करूंगा।
वो क्योंकि कविता आपका में आपसे मैं जवाब बहुत लेना पसंद चाह करता रहे हैं। हूं। सर मैं देखिए इसके बाद मैं निशांत जी से अनुरोध करूंगा कि एक आध दिन अलग से हम आप बैठे नहीं, मैं आप जा, सबको जा, घर पे चाय पे बुलाऊंगा और खूब सारी कविताएं ये आपकी आपको पॉपुलैरिटी आपकी है। मजबूरी है कि मैं चलिए, मैंने राजनीतिक आपसे- बातचीत आपसे- इमरान साहब आप एक निशांत जी सेकंड। कह रहे थे जी। कि इतिहास में जाएंगे जी। तो इतिहास में जाएंगे तो आपको कल गृह मंत्री जी भाषण देते देते बोले हिंदू कोड बिल लाए। विरोध किसने किया था हिंदू कोड बिल का? तो इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना इमरान भाई, पड़ेगा। एक सेकंड, इतिहास एक सेकंड। में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि संविधान का विरोध किया था उनके आनुषंगिक संगठन, उनके मदर संगठन ने। निशांत। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे। मेरा एक शेर है, मेरी एक नज्म है, उसका एक शेर है, उसके एक बंद है कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इमरान जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने वर्तमान सत्ता की बखिया उधेड़ी है और समाज की जो समस्याएं हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने समस्याएं तो गिनाई, विकल्प क्यों नहीं बन पा रही है, इसका एक मैं जवाब दे रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं एक शेर के माध्यम से जो स्वागत है। यह है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुना है लूट लिया है किसी को रहबर ने, यह वाकया तो आपकी दास्तां से मिलता है। इसलिए कि शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी, और अभी आप कह रहे थे कि नई संसद क्यों बनाई, कल ही उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बहुत अच्छा काम किया है नई संसद बना के मोदी ने, ये अखबारों में भी आया है। वहां से लेके ममता बनर्जी सारे ये जो आपके सहयोगी हैं, यही वो रहबर तो नहीं है मेरा। नहीं देखिए सर, सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिस पर हमारे सहयोगी दल जरूरी नहीं कि मतलब हमारे जैसी ही राय रखते हो, लेकिन जब बड़ा कॉज सामने होता है, जब बड़ी बात सामने होती है, तो उस मुद्दे पर आपको एकजुट दिखते हैं। मुझे बताइए क्या भाजपा गठबंधन के सारे लोग एक जैसा दिखते हैं? मैं सुनिए, मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगा। इस बात को फिर सुनते हैं जनाबे वाला। जो शुरू में बात आई थी कि शायर का क्या काम है सियासत में आए, जो कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब पर एक बहुत बड़ा एतराज़ था। तो भाईजान, जब बंदे को भूख लगी हो ना या चोट लगी हो, तो वो अपने डिग्रीज़ और अपने जितने भी उसके अंदर महारतें हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, वो सारी भूल जाता है। वो आता है उस दुख और तकलीफ़ और दर्द को दूर करने के लिए। तो ये वजह है शायर सियासत में क्यों आया है। और हिंदुस्तान का साथ देना यानी राहुल का साथ आप क्यों दे रहे हैं भाई? बात यह है कि आपको हिंदुओं को, खासकर भाजपा को, यहाँ समझ जाना चाहिए कि मुल्क को इस वक्त एक नए कानून की ज़रूरत है जो सब मिल के बनाए और आपस की खटपट ख़त्म हो जाए और जो है वो इंडिया की तरक्की शुरू हो जाए। रुकी हुई है तरक्की और होने वाली नहीं है। आप यूँ देखेंगे कि दुनिया में इंडिया बहुत अच्छा है, सबके सामने अच्छा है जी, इसकी इकॉनमी फला 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 फला, अपने अंदर ही अंदर ये अच्छा नहीं है ना, एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते हैं, एक दूसरे की टांगे काटते हैं भाई, एक दूसरे को मारते हैं, कत्ल करते हैं। जो एक ही प्लेट में खाने वाले जब लड़ेंगे तो मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती है। संभल का मसला, 5 आदमी कत्ल हुए हैं, बड़े अफसोसनाक वाक़या, ताज़ा वाक़या है, कोई महीना 1.5-2 हुए हैं। और उसके बाद ही ये प्रोग्राम हुआ है जिसमें पॉइंट था ना इमरान प्रतापगढ़ी साहब का कि भाई जो लोग 5 मरे हैं, इस्लाम क्या कहता है, मुसलमान क्या कहता है, कुरान क्या कहता है कि एक आदमी को कत्ल करना 8 अरब जो इस वक्त मौजूदा पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, उनको कत्ल करने के बराबर है। अब उन 5 के जो क्या कहते हैं घर वाले हैं, उसका उनका ख़ानदान है, उनकी तकलीफ़ को आप दूर करने का नहीं सोच रहे हैं कि उनकी तकलीफ़ को कैसे दूर किया जाए, और आप ये सोच रहे हैं जी ये हिंदू मुस्लिम और फला। तो ये बात इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बिल्कुल सही बात थी। शायर ख्यालों में घिरे होते हैं, लेकिन असल शायर वो होता है जो गुजरे हुए वाक़यात को शायरी में बयान करे, जैसे अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह और जैसे इमरान प्रतापगढ़ी साहब। मेरी अपनी छोटी सी ज़िंदगी में जो मैं गुजार चुका हूँ, उसमें अल्लामा इकबाल साहब को हमने या तो पढ़ा या सुना, या उनकी शोहरत जितनी है, या फिर प्रतापगढ़ी साहब को सुना। ये ख्याली पुलाव पकाने वाला आदमी नहीं है।
शायर देखें, आप सॉन्ग सुने या आप जो है वो जो मोहब्बत के अशार कहे जाते हैं, सारे ख्याली पुलाव हैं। ख्याली पुलाव जो कभी मुमकिन ही नहीं होता। मैं तो आसमान से सितारे ले आऊँगा, मैं समंदर बहा दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। इसको अल्लाह ताला ने हमारी किताब कुरान पाक में बयान फरमाया है कि शायर जो है वो उनकी पैरवी करने वाले गुमराह लोग होते हैं, क्योंकि शायर वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। वो तो ऐसे वादियों में भटकते रहते हैं, इसको हम सलीस उर्दू में कहेंगे ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। तो इसको यानी कहने का मकसद ये है कि प्रतापगढ़ी साहब की शेर व शायरी हकीकत पे मबनी होती है। अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरह इंसानियत ना हो तो कमज़ोरों को कुचला जाता है। ये बात प्रतापगढ़ी साहब ने अभी की ना कि इंसानियत तो लाओ कुछ। आप भाजपा, सिर्फ भाजपा ही उनके अंदर नज़र आती है, यानी कि हिंदूपना, कट्टरपना नज़र आता है। और भाई सबकी खैर खाई तो नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल सही नुक्ता है। नफ़रत की दुकान में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा ना कि मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं चली। उन्होंने कहा मोहब्बत की दुकान चली या नहीं चली इसको छोड़ो, मैं नफ़रत की दुकान में शामिल नहीं हुआ। ये मेरा असल सच्चाई है। जो माने उर्दू को हिंदी में बदला जा रहा है कि अब प्रतापगढ़ी साहब ने हिंदी में डिग्री की है और संस्कृत ही तकरीबन पढ़ाई जाती है हिंदी में। और हम प्रतापगढ़ी साहब ने अभी भी ये कहा कि सारी जो बातें थी प्रतापगढ़ी साहब की वो हिंदी में थी और उर्दू के अल्फाज बहुत ही कम थे, तो उर्दू को हिंदी में बदला ही जा रहा है। अगर एक प्यार नाकाम होता है तो दूसरा, ये बात इन्होंने कही प्रतापगढ़ी साहब को। तो प्रतापगढ़ी साहब ने भी बात ये कही कि क्यों ऐसा, क्यों कि एक ही प्यार है, क्यों है। ठीक है, शायरों की एक इस्तिलाह है कि मोहब्बत एक बार होती है, हमने भी इस चीज़ को पढ़ा है। शायर, जब हम अरबी अरब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अशार पढ़ाने पड़ते हैं ताकि हमारे तलबा को, स्टूडेंट्स को ग्रामर अज़बर हो जाए अरबी की और कुरान और हदीस को समझ सकें, क्योंकि कुरान पाक सारा अशार के तर्ज पर है। वही फार्मूला जाते हैं जो अशार के होते हैं। लिहाजा उनका ये फार्मूला है कि ये मोहब्बत एक बार होती है, ऐसा है नहीं, हकीकत है नहीं ऐसी। ठीक है, तो प्रतापगढ़ी साहब ने ये कहा नहीं, जब एक मोहब्बत की दुकान नहीं चली तो दूसरी जगह चला लेंगे, मसला है क्या। पंडित नेहरूलाल गुजरे हुए लोगों को लेना ये गलत है। मौजूदा बात पे बात करें, मौजूदा हालात पे बात करें। यार यकीन करो, इस सियासतदान उठ के आ जाते हैं जी, जिन्ना ने ये कहा था और नेहरूलाल ने ये कहा था और फलां ने ये कहा था। ऐसे ही बहुत सारे ममालिक में 70-70 साल, 80-80 साल पुरानी हिस्ट्री को उठा के उसी पे लड़ झगड़ रहे होते हैं। ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती है, ये गलत है। आप जो है मौजूदा हालात पे बहस करें, बस बात खत्म। अब जो प्रतापगढ़ी साहब ने कहा ना रतन टाटा चाहिए अबुल कलाम, रतन टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी भाई इंडिया की, और गाड़ियां बनाने वाली कंपनी थी, और वो पारसी था, अभी हाल ही में मरा है, 1-2 माह हुए हैं, और उनको जो है वो ऐसे ही लाश को छोड़ दिया गया कि चीलें वगैरह खाएं। वो उनका अपना मजहबी मसला है। अबुल कलाम साहब, एक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये और हस्ती हैं। अबुल कलाम साहब वो हैं जिन्होंने इंडिया का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल किया और उन्होंने एटम बम बना के दिया। लक्ष्य यानी टारगेट तो देखो सबका एक होना फिर टारगेट होता है। अगर दोनों पार्टियों का टारगेट मुखालिफ हो कि मैं आपको खा जाऊंगा, वो कहते हैं मैं आपको खा जाऊंगा, तो ये तो बेईमानी हुई। कानून बचाओ भाई, कानून लाओ और सारे मिलके कानून बनाओ और उस कानून पे चलो। मसला ये है ना कि एक दूसरे की टांगें खींचने से मुल्क थोड़ी चलते होते हैं। हिंदुस्तान की कामयाबी सब बैठ के एक कानून बनाए तो सबका ख्याल रखा जाए, तमाम अक़लियतें, सिखों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, दलितों का और जनाब वाला पारसियों का, ईसाइयों का, यहूदियों का। जब सबका ख्याल आप रखेंगे ना, फिर आपका मुल्क चमकेगा इंशाअल्लाह। आगे देखते हैं क्या फरमा रहे हैं प्रतापगढ़ी साहब। उत्तर प्रदेश में एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, उनके भाषण सुने आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में? वो भाजपा के गठबंधन में इन दिनों। जीतन राम मांझी दी भाजपा की कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में है। भगवान श्री राम को लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लेकर के उनके वक्तव्य सुने हैं आपने? भाजपा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताए कि क्या वो मांझी के बयान से सहमत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आप बगले झांकने लगेगी भाजपा। होता क्या है ना कि आप बहुत सारे मुद्दों पे, आपकी राज्य की जो राजनीति है और सेंटर की जो राजनीति है, दोनों के मुद्दे अलग हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे आप सेंट्रल पॉलिटिक्स करने वालों से हो सकता है थोड़े से असहमत हो,
लेकिन यही तो अच्छी बात है ना। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मेरी बातों से हो सकता है सहमत हो, लेकिन जब मैं अच्छी बात बोल रहा हूं तो ये ताली बजा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इतनी ही उदार होनी चाहिए राजनीति। हां, हम जीते नहीं, लेकिन यह भी सच है कि 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा लगाने वाले लोग 240 पे आके अटक गए, और यह अटकना ही है कि आज संविधान के 75 सालों का जश्न मन रहा है, वरना जश्न न मन रहा होता, कई अमेंडमेंट अब तक हो रहे होते। और ये जो आज बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के अहंकार भरी बात बोलने का साहस आया है, ये भी आया है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा येन केन प्रकारेण जीत गए, वरना ये जबान भी ना निकलती, ये भाषा भी ना इस्तेमाल होती। तो राजनीति में होता है हां, लेकिन फिर भी हम एक मजबूत विपक्ष की तरह लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और इतिहास ये कहेगा जीत हार अपनी जगह है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। हम लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। इमरान साहब, जी एक मिनट, राशिद साहब सर, हाँ प्लीज गो अहेड विनोद जी। इमरान साहब, आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब हम संसद देखते हैं और बरसों से देख रहे हैं, जो आज की संसद है तात्कालीन, जो आपका पक्ष है जिसके पास वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है संविधान के बारे में, उससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तो किसी पार्टी के नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन जब बहस हुई तो हमारे मित्र जो अभी आपको इंगित कर रहे थे, फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि प्रोविजनल पार्लियामेंट लाई थी, ये कथन गलत है कि बिना किसी पार्लियामेंट के वो आ गई थी। इट वॉज प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने आप को प्रोविजनल पार्लियामेंट में तब्दील किया था। और फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज अगेंस्ट जमींदारी पता एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आज तक हैं, किसी ने हटाया नहीं। आप लोगों उस वक्त तुरंत जवाब क्यों नहीं देते? अपना पढ़ाया हुआ पाठ खुद ही भूल गए। हाँ, आप अपने इतिहास को भूल गई, आपकी पार्टी, आप क्योंकि अपने इतिहास को भूल गई, इसलिए आपके विपक्षी जो हैं अपने इतिहास को आपके इतिहास में थोप रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका शुक्रिया कि आपने वो चीजें याद दिलाई। मैं मानता हूं, और मैं लगातार थोड़ा निराश भी हूं सदन की कार्रवाई को देख करके। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, सच में, मतलब बाहर लोगों को लगता है आज भी देश का एक बड़ा वर्ग है, खेतों में खलिहानों में काम करने वाला, गांव का गरीब मजदूर, उसको लगता है कि हमारी बात अगर संसद में उठ गई तो बहुत बड़ी। मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनके इनबॉक्स में मैसेजेस होते हैं, भैया हमारा मुद्दा उठा दो पार्लियामेंट में, हमारा मुद्दा उठा दो। हालत यह है कि इस पूरे सत्र में 0 आवर लगाते रहे, स्पेशल मेंशन लगाते रहे, मैं एक शब्द नहीं बोल पाया हूं पूरे पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि संसद चली ही नहीं। जब संसदीय मर्यादा और संसदीय लोकतंत्र को मतलब एकदम से मिसमार किया जा रहा हो, तो हां, बाहर हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम बोल क्यों नहीं रहे। सच्चाई यह है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। उन्हें आवाजें पसंद ही नहीं है, उसके लिए वो हर हथकंडा अपनाते हैं कि आप बोल ना पाए। लेकिन मुझे खुशी है कि एक नई पीढ़ी आई है जो लड़ भिड़ के बोलने की कोशिश कर रही है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं सर, आप अपनी इन्हीं जागती आंखों से संसद में लड़ते और बोलते हुए देखेंगे हम लोगों को, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 2014 याद है आपको, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में आए थे, तो सर आप लोगों को याद होगा, उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। फिर 10 साल के अंदर उन्होंने संसद ही बदल दी। इस बार संविधान को माथा टेका है। अगर संविधान को खतरा नहीं है तो मुझे खुल के बताए भाजपा ना, लल्लू सिंह पर, ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, अरुण गोविल पर क्या कार्रवाई किया? खुल के कह रहे थे ना कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? एक मिनट, क्यों बदल, वो सवाल उठता है ना, कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। बार बार अभी जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 16 साल में हमने 22 बार संशोधन किया और आप लोगों ने तो 75 बार किया, हमने तो कभी नहीं कहा ये सब। आप ये 22 बार में बार बार आपने एक यहां पर लाइन सेट कर दी है कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। नहीं, खतरे में अगर नहीं है तो मैं पूछ तो रहा हूं ना कि आपने उन 4 नेताओं, जो चारों बड़े नेता, अनंत हेगड़े उनके बड़े नेता हैं, लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या से सांसद थे, वो हार गए, उनका भाषण सुनिए आप। अरुण गोविल, जिनको मुंबई से ला करके मेरठ से चुनाव लड़ाया गया, उन्होंने कहा, क्यों कहा था? क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने उन अपने नेताओं को बुला के कहा कि आपने क्यों कहा यह बात कि हमें संविधान बदल? हम क्यों ना कहें कि खतरे में है? खतरे में नहीं है। अगर खतरे में नहीं है तो मुझे बताइए ना कि लोग मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, वहां पे प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति
एक आदिवासी के मुंह पे खुलेआम पेशाब करता है, उसके विजुअल देश के सामने जाते हैं। खतरे में नहीं है तो और क्या है? ये खतरा ही तो है। खतरा और क्या होता है? अगर लोग खतरे में हैं, नागरिक खतरे में हैं, तो खतरा ही तो है ना। अगर आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलते हैं उस पे, आप मुझे बताइए ना। मैं बहुत नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साहित्यकार और एक इंसान बन के बात कर रहा हूं। अगर आप ये नेता जिस राहुल गांधी इमरान साहब, अगर आप ये मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मुझे एक बात पूरी कर ले। राहुल गांधी जी संभल के पीड़ितों से मिलते हैं, संविधान की शपथ लेने वाले गिरिराज सिंह उस फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि मीटिंग जिहाद। मैं देश के सभ्य लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी पीड़ित से मिलने का मतलब आप लिखेंगे कि मीटिंग, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, क्या प्रधानमंत्री जी को यह बात पता नहीं चलती है? आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपने जो जिक्र किया, उनका काउंटर यहां पर यह आता है कि संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी हुई थी, संविधान खतरे में था जब 84 हुआ था, उसको लेकर तब संविधान खतरे में था। आप उसको कैसे भूल जाए? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने एक गलती की थी, अपने एक पीए या पीएस जो भी रहे हो, यशपाल जी उनका आप सब जानते होंगे, मेरी उम्र कम है, उनका इस्तेमाल किया था, उस बुनियाद पर उनकी सदस्यता खत्म कर दीजिए गई। यहां तो भाजपा पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री जी को तो एक सेकंड मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। और इंदिरा जी का साहस देखिए, कांग्रेस पार्टी का साहस देखिए, माफी मांगी ना, ये कहा कि हाँ ठीक है गलती हुई थी। राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी कहती है, भाजपा कभी कहती है कि हमने जो अघोषित आपातकाल लगाया है, जो इस पे माफी मांग रहे हैं। मौलिक अधिकार छीन ले, उसके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कहने का कि संविधान खतरे में। जिसने इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की वकालत की लड़ाई लड़ी और दिया, तब तो नेहरू जी के सामने मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद था नहीं था ना। फिर भी नेहरू जी ने क्या बड़ा दिल रहा होगा नेहरू जी का, कभी सोचिए ना आप। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि पुरानी संसद बदली क्यों उन्होंने, कभी सोचा आपने? जब वो सेंट्रल हॉल जाने के लिए अंदर जाते हैं, रशीद साहब, विनोद जी, आपने देखा होगा, तो नेहरू जी की एक आदम कद मूर्ति लगी है। मुझे लग रहा है कि जब भी गुजरते रहे होंगे ना, तो नेहरू का कद असल वाला समझ में आता रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि बदल दो। यहां पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको यहां खड़ा होना है, आपको यहां खड़ा होना है। यहां पर मैं तस्वीर दिखाऊंगा और आपको एक चुनना है उसमें। इमरान साहब थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ेगा और इसमें आपको चूज करना ही पड़ेगा। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, बचने का रास्ता नहीं है। और जोरदार तालियां हर सवाल पर। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? तैयार हैं? ओके, चलिए शुरू कर दें रैपिड फायर राउंड का। हमारा पहला सवाल दिखाइए जरा। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कौन, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी? सबसे पहली बात तो है कि आप राहुल जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं कर सकते। राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं अभी बस। नहीं, मैं अखिलेश जी भी बहुत शानदार नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है, तो हम दोनों गठबंधन में हैं। तो मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसी परिस्थिति आप किसी के सामने क्यों लाते हैं कि दो भाई उसके सामने खड़ा कर दें कि भैया इसमें से बताओ इसके अंदर ज्यादा प्रतिभा है। राहुल जी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं और अखिलेश जी हर इंटरव्यू में आपके चैनलों पे भी शायद बोल चुके हैं कि मेरा लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति है। तो मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं बनता है, दोनों लोकप्रिय हैं। अच्छा, आप शायर हैं, मैं चाहूंगा हर जवाब पे, हर सवाल पे जोरदार तालियां बजे और खूब 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 हौसला अफजाई के जो जोरदार तालियां हो अगले सवाल से पहले। चलिए, अब ये सवाल तो आपने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है, अगला सवाल दिखाइए। इसको आउट ऑफ सिलेबस मत करिएगा, ये आप ही के सिलेबस का सवाल है। बेहतर कवि कौन है, कुमार विश्वास जी, मनोज मुंतशिर जी या मुनव्वर राणा जी? देखिए, एक चुनना है। सवाल में मैं एक क्लियर जवाब दूंगा इसका। मुनव्वर राणा कम से कम 1 लाख किलोमीटर आगे हैं दोनों से। ठीक है, मतलब कोई जोड़ ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। ठीक है, अभी आप जो नाम लेके सोच रहे थे कि नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, हम ले लेते हैं, लेकिन जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां। अगले सवाल से पहले आइए जरा, दिखाइए जरा यहां पर हमारा अगला सवाल क्या है, प्ले करिए। बेहतर उद्योगपति कौन, गौतम अडानी या जॉर्ज सोरोस? पहली बात तो ये कि इनका तो मतलब इनके बारे में तो मुझे लगता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी वो ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके बेटे का नाम जुड़ा। कई भाजपा के सहयोगियों के साथ सहयोगी ऐसे हैं जिन्होंने इनके फाउंडेशन से
वो लिया है, फंड लिया है, वो बहुत अच्छे उद्योगपति हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार से कैसे काम लेना है और सरकार को अपना बना के कैसे रखना है। मतलब दोनों में बेहतर कौन देश है? का प्रधानमंत्री जिसके लिए काम करे उससे बड़ा उद्योगपति कौन हो सकता है? ठीक है, आप इन दोनों में से एक को किसको चुनेंगे? नहीं मतलब भाई हम इन दोनों में से तो कोई भी मुझे गोद ले ले मैं तो खुश ही रहूंगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल जरा प्ले करिए। अगला सवाल जो है उसके लिए जोरदार तालियां हो पहले। बेहतर नेता कौन, अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी? दोनों जनप्रतिनिधि रहे हैं, ये कई बार के विधायक रहे हैं, वो कई बार के सांसद रहे हैं, और मैं जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था वो फूलपुर से सांसद थे, तो दोनों हैं नहीं, तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में बतौर जनप्रतिनिधि, एक तो चुनिए आप। नहीं एक को मैंने कहा ना कि मैं इस पे मैंने चूंकि मैं उस क्षेत्र में रहता था तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको उनसे फायदा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, दोनों की छवि अलग अलग तरीके से अलग अलग दुनिया में गढ़ी गई है। तो आप मुझे बस लगता है टच करने वाले थे फिर पीछे हट गए। कौन है बेहतर नेता? नहीं आप मतलब आपके हिसाब से तो सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। बिल्कुल नहीं, अपने हिसाब से बता दीजिए। शब्द है, मैं यही तो जानना चाहता हूं, करूंगा आपके हिसाब से बेहतर कौन है? नहीं अब मुझे लगता है कि देखिए फिर से सवाल देखिए, बेहतर नेता कौन? नेता देखिए अगर इस पैमाने पे आप जाएंगे तो वो सांसद और विधायक दोनों रहे, ये सिर्फ विधायक रहे, लेकिन मैंने कई टीवी चैनलों पे, देश के बड़े चैनलों पे इनके लिए प्रोग्राम्स देखे हैं, रॉबिन हुड वाले प्रोग्राम्स देखे हैं मैंने, चैनलों पे देखे हैं मैंने, मैं आपको उनके लिंक्स भेज दूंगा। अरे आप चैनलों पे कहां जाते हैं, आप तो खुद अनुभव करके बताते हैं। चैनल सब कुछ। चलिए इसको भी आपने आउट ऑफ सिलेबस लगभग कर दिया। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो और हम उम्मीद करते हैं इसका जवाब हमें मिले। एक में आइए जरा, दिखाइए जरा, ये है बेहतर वक्ता कौन, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? जब मैं खड़ा हूं तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, पर्सनल चॉइस। और अभी इस सवाल में आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से एक मैंने बताइए। कहा ना जब मैं खड़ा हूं तो ये सवाल बनता ही लेकिन नहीं। इन दोनों में से कौन बेहतर वक्ता लगता है? नहीं मैंने कहा ना सवाल बनता ही नहीं। नहीं, मैं अभी तक आप सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कर रहे थे, अभी आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से बताइए। नहीं, मैं तो हमेशा प्रासंगिक हूं जब तक ये शो चलेगा अभी आज क्योंकि मुझे से सवाल वैसे आपने उनकी बड़ी तारीफ की है कई बार, अकबरुद्दीन जी की। नो डाउट उनके फैक्ट्स, उनकी भाषा ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अकबरुद्दीन जी की भी आपने कई बार तारीफ की है। मीडिया के पसंदीदा ये हैं, आपके भी हैं आपके। अच्छा ये बता दीजिए, थोड़ा सा ट्वीक करता हूं, आपके इन दोनों में से पसंदीदा कौन है? नहीं देखिए पसंदीदा जैसा मतलब कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि हमारे नेता और हमारे पसंदीदा आप पूछेंगे तो राहुल गांधी हैं। ठीक है, अब जो अगला सवाल है वो सारे एडिटर्स और सारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी। जोरदार तालियों के साथ हमारा अगला सवाल पेश करिए जरा, दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, सदन का बेहतर संचालक कौन, धनखड़ साहब या ओम बिरला जी? आपने पहली बार मुंह मोड़ा है। मैं पहली बार। देखिए एक्चुअली मैं सदन का सदस्य आप क्रिकेट खेलते थे क्या? मैं क्रिकेट तो आप डक बहुत कर रहे हैं, मैं देख। नहीं मैं मतलब मुझे लगता है कि सच बात है कि सदन का संचालन सही से कहीं नहीं हो रहा है दोनों जगह। लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो बता दीजिए। नहीं इस सत्र में लोकसभा ज्यादा चली है, राज्यसभा कम चली है। मतलब ओम बिरला जी? हाँ वही है शायद हालांकि ठीक है, चलिए। उनके पास भी बड़ा भाषाई चातुर्य वैसे ये कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कांग्रेस पार्टी में जोरदार तालियां आइए। ये शो को मैं वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले, हाँ अरे वाह क्या बात है, लेकिन उससे पहले कुछ 2 लाइनें हम सभी सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे इस देश के ऊपर, जरा बताइए कुछ 2 लाइनें। नहीं देश तो देखिए मेरी एक नज्म है कि मैं तरन्नुम में सुना देता। बिल्कुल, अब माहौल ऐसा बना हुआ है कि सुना देते हैं और बहुत अच्छा, आपको बधाई देता हूं। पहली बार बहुत शानदार संपादक आपने बुलाए जिनसे अलग अलग मिलने का मेरा मन था, एक साथ मिल गए। श्रोता बहुत अच्छे, शो बहुत अच्छा, मेरी बड़ी शुभकामनाएं शो के लिए। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, यह कविता नहीं बल्कि एक दुआ है। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना,
मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी बेलौस मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत। और अंतिम पंक्तियां कि इसकी मिट्टी पे सभी रीत निछावर कर दूं, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और निशांत भाई, TV9 पूरे परिवार को आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं, देश के तमाम युवाओं को भी, कि ये जो नफरत की राजनीति है, खेलने की राजनीति है, इसको समझिए। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। तनवीर मेरा एक दोस्त है, उसका एक शेर है कि जरा सी बहस को दंगा बनाया जाएगा, तमाम शहर को लंका बनाया जाएगा। हमें जलाओ ना यारों की वो कपास हैं हम, हमें मिला के तिरंगा बनाया जाएगा। बहुत खूब, बहुत बहुत सब शुक्रिया। देश का हिस्सा हैं, मिलजुल के रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, लड़ना झगड़ना क्यों, सबने मिलकर देश बनाया है। इस थॉट देश को आगे पर बढ़ा। जोरदार तालियां हो इमरान साहब। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज का शो प्रतापगढ़ी साहब का। और मैं बारहा कह चुका हूं अपने वीडियोस के अंदर कि मुसलमानों को बड़ा सहारा मिला है इनसे, और ये नौजवान काबिल है। काबिलियत तो देखो ऐसे नहीं आती, काबिलियत मेहनत से आती है भाईजान। अच्छा, सोशल मीडिया के ज़रिए जो नफ़रत फैलाई गई, अब ये कोई हिंदू है जिसने किसी के मुंह के पेशाब कर दिया? नहीं, हिंदू मज़हब तो ये नहीं सिखाता। मज़हब हर किसी का अपना अपना है। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हम फॉलो करते हैं, हमारा मज़हब है। लेकिन ये कोई मज़हब है कि आप हिंदू किसी मुसलमान के मुंह पे पेशाब करते हैं? नहीं, इसके बारे में मेरे होंठ सिले हुए हैं। इस वक्त मैं कोई बात नहीं कर सकता हूं कि ये मामला ही इतना बड़ा है। मुसलमान का सर अल्लाह के सामने झुकता है, वही अल्लाह जिसको तुम ईश्वर कहते हो, उस पे आप पेशाब करेंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। देखो, मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह होंठ सिल गए हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं कि ये इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गंद था ये। ला हौला वला कुव्वता इल्ला। अच्छा, ये बात वाकई सच है कि भाजपा ने कभी कहीं पे भी गलती नहीं मानी। इंडियन पॉलिटिक्स मेरा काम नहीं है, लेकिन प्रतापगढ़ी साहब क्योंकि इंडिया में बैठे हैं और वो इंडियन पॉलिटिक्स में है और पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन्होंने वाकई ये एजेंडा ठीक उठाया कि हम सब इंसान है, कह रहे हैं, अपनी गलतियां मानते गए, ये मेरी गलती है, ये कमी है, फला है, फला है, फला है। लेकिन उन्होंने कहा कभी भाजपा ने कोई गलती मानी है? तो यही होती है गुंडागर्दी सियासत, गुंडागर्दी वाली सियासत, हकीकत यही है। अच्छा, थोड़ी इंटरटेनमेंट के लिए तस्वीरें, ये तो लॉजिक के अगर हिसाब देखें या फिलॉसफी को देखें तो यहाँ पे ये सवाल, ये मतलब ये थ्योरी ही गलत है कि आपको एक का चुनाव करना होगा। ये थ्योरी ही गलत है। यहाँ पर सियासत में आप मुखालिफिन को ला के खड़ा करेंगे और एक मुआफिक को, एक मुखालिफ को, और आपको एक चुन, आप बताना चाह रहे हैं कि जो है वो आप अपने लिए खड्डा खोदें, या फिर जिसके खिलाफ आप बोलेंगे वो इनका दुश्मन हो जाएगा। मीडिया की ये थ्योरी गलत है सर। मैं कहता हूँ कि सहाफ़त में सहाफ़ियों की जो कुछ बातें हैं
वो वाकई गलत हैं। देखो, सहाफ़त में आज सहाफ़ियों के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप किसी के ऐब को जो है वो लोगों के सामने नहीं ला सकते। ये गुनाह है, ये हराम है। अब बरह रास्त जिसका ऐब नजर आए आप उसको ठीक करें, ख़त्म बात। अच्छा, जब मैं खड़ा हूँ तो ये सवाल ना पूछें, ये आपने उधर से असदुद्दीन ओवैसी साहब, उधर उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इन दोनों को ला के खड़ा किया और वो कांग्रेस के मुखालिफिन में से हैं। अब वो मुसलमान भी हैं, कांग्रेस के मुखालिफिन भी हैं, और ये मुसलमान भी हैं, कांग्रेस के मुआफिक हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। तो आपने तो इनकी कमर में रस्सा डाल के लटका दिया। नहीं, ये गलत है सवाल, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ये दूसरी वो थ्योरी है जो कि गलत है। और मीडिया के जो साथी होते हैं, एंकर्स होते हैं, ये सोचते नहीं हैं, ये बस प्रोग्राम बनाओ अच्छा सा, ऐसे बस हल्ला गुल्ला हो जाए, ये ठीक नहीं है। सर, आप सच के साथ भी रहें ना। अच्छा, दुआ का मुखातिब जो आखिर में इन्होंने बंद पढ़े हैं, दुआ का मुखातिब हिंदू थे या अल्लाह ताला की ज़ात थी, ये थोड़ा सा वाज़ेह नहीं हुआ। कुछ अल्फाज में यूँ लग रहा है कि अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, तो पहले बंद में फिर गलती होगी। चलें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।